तो देखो जैसे आज के क्लास में हम लोगों को स्टार्ट करना है, दैट इज ऑल अबाउट योर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में एनएलएम भी कहते हैं। फिजिक्स ऑल अबाउट नेचर, नेचर के बारे में जानना है, सीखना है और उससे बढ़ के एक स्टेप एनालिसिस करना है तो फिजिक्स आपको मदद। ऐसा नहीं है कि आज आप पढ़ लीजिएगा तो कल से आपके पैर के नीचे फ्रिक्शन लगने लगेगा, ऐसा तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज आप एनएलएम पढ़ लीजिएगा तो आपका वेट आ जाएगा, वेट मतलब एमजी। तो जन्म से पहले मतलब ऐसा सोचो कि पृथ्वी के साथ है ना हमेशा, जब से यूनिवर्स है तब से है। ऐसा नहीं है कि आज आप पढ़ लेंगे तो फोर्सेस एग्जिस्ट करने लगेगा और इसके पहले नहीं कर रहा, ठीक है। आज आप क्या कीजिएगा, आज आप उन्हीं फोर्सेस को गहराई से देखना स्टार्ट कीजिएगा जो आपके बॉडी पे आपके जन्म के साथ है ना लग रहा था, आपको यूनिवर्स में, यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के साथ वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन हम लोग कभी उस नजरिए से, ठीक है। तो जब भी कोई बॉडी मूव करता है ना, जैसे मान लो हम मूव कर रहे हैं यहाँ पर, तो मेरे मोशन से रिलेटेड तुम दो वर्ड्स को सिंपली एसोसिएट कर सकता है। एक है मोशन के कारण जो इफेक्ट जनरेट हो रहा है, कहने का मतलब आपका पोजीशन, आपका वेलोसिटी, आपका एक्सीलरेशन, आपका डिस्टेंस, आपका डिस्प्लेसमेंट, ये सब काइनेमेटिक्स है। लेकिन हम यहाँ खड़े थे और हम अचानक से यहाँ तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलने लगे, तो आखिर हम कैसे चल पाए? अभी हम नहीं बोल रहे कि चलेंगे तो कब कहाँ रहेंगे, हम पूछे चलने का कारण बताओ, कैसे हम चल पाए? ड्यू टू फ्रिक्शन, जो मेरे और नीचे वाले सरफेस के बीच का फ्रिक्शन था उस वजह से हम चल पाए। क्योंकि आप इस एक्सपेरिमेंट को अगर मान लीजिए मेरा नीचे का फ्लोर एकदम स्लिपरी कर दीजिए, ठीक है, और हमको बोले सर चलिए, तो जैसे ही हम पैर से दबाएंगे मेरा पैर फिसल जाएगा, हम आगे नहीं बढ़ते। इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन था जो मेरे मोशन को है स्टार्ट किया। या अगर हम चल रहे हैं रुक जाते हैं तो भी फ्रिक्शन ही मदद करता है रुकने में, समझ आया? तो मोशन का इफेक्ट काइनेमेटिक्स है और मोशन के होने के पीछे का कारण वो एनएलएम है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स। तो जब आप बात करते हैं मोशन, तो मोशन में इफेक्ट है और मोशन के होने के पीछे का कॉज है। इफेक्ट में क्या है, तो इफेक्ट इज ऑल अबाउट डिस्कशन ऑफ काइनेमेटिक्स। अब हम इस पे कोई ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इसमें हो रहा है जो होगा और जो होना था वो चल रहा है, ठीक है। हमारा डिस्कशन में इससे है और ये है एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और जिसका मेन थीम है एक वर्ड, दैट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एक्सेट्रा, यहाँ पे केवल फोर्स। उस फोर्स का टाइप अलग अलग, ठीक है। कभी वेट के फॉर्म में आ गया, कभी पुश के फॉर्म में आ गया, कभी पुल के फॉर्म में आ गया, कभी ग्रेविटेशन आ गया, कभी फ्रिक्शन आ गया, कभी रेजिस्टेंस आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन है तो फोर्स। बताओ फोर्स किसको कहते हैं? ये एक्चुअली न्यूटन का सेकंड लॉ है, which is used to measure the force। किसी बॉडी पे कितना फोर्स काम कर रहा है, इसको मेजर करने में न्यूटन का सेकंड लॉ F equals to ma, ठीक है। बट व्हाट इज फोर्स? एनीथिंग व्हिच इज पुश एंड पुल, एकदम सिंपल, जो आप 8-9 में पढ़े ना डेफिनेशन, एकदम परफेक्ट, ठीक है। किसी को खींचना या किसी को ढकेलना, इसी को आप फोर्स कहते हैं। which can produce either acceleration or deceleration in body or produce deformation in body। बॉडी में या तो वो एक्सेलरेशन, डिसलेरेशन प्रोड्यूस करे या डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करे। डिफॉर्मेशन में भी तो होगा ये वाला, ये डिफॉर्मेशन, ठीक है। एनी पुश और पुल which can either produce acceleration, deceleration in body or produce some deformation in body is said to be force। समझ में आया? तो फोर्स का मतलब ही, हाँ, इतना नोट करने के लिए जगह छोड़ो, नीचे डेफिनेशन लिखो फोर्स का। इसको देख लो कितने में लिख लो, नीचे लिखो फोर्स।
any push or pull, any push or pull which can produce either acceleration or deceleration, either acceleration or deceleration in body, or can produce some deformation, or can produce some deformation, or can produce some deformation is known as force. ठीक है, तो फोर्स ये है। अब जब किसी पर्टिकुलर बॉडी पे फोर्स काम करता है तो नेचर में उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए न्यूटन 3 लॉ दिए, ठीक है, न्यूटन्स का 3। न्यूटन्स सबसे पहला चीज है आपके पास फर्स्ट लॉ। बताइए क्या होता है फर्स्ट लॉ? क्या पढ़े हैं, क्या जानते हैं आप फर्स्ट लॉ के बारे में? हाँ बोलो। ठीक, आप लोग बैठे बैठे भी आंसर दे सकते हैं कुछ, ठीक। कोई भी बॉडी जिस स्टेट में है उस स्टेट को मेंटेन रखना चाहता है, ठीक है। मतलब अगर स्टेट मतलब क्या, स्टेट इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज कॉल्ड स्टेट ऑफ रेस्ट एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट को मेंटेन रखना चाहता है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन को मेंटेन रखना चाहता है, तब तक until and unless कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पे काम ना करे। अगर मान लीजिए जैसे इस मार्कर को अगर आप है ना मोशन में रखे हैं तो ये मोशन को मेंटेन रखना चाहेगा जब तक उस पे नेट फोर्स बाहर से काम ना करे, और अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट को ही मेंटेन रखना चाहेगा जब तक इस पे कोई बाहर से फोर्स काम ना करे। तो स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन आर 2 टर्म्स जिसको बॉडी मेंटेन रखना चाहता है, जिस स्टेट में रहता है उसी को मेंटेन रखना चाहता है जब तक उस पे कोई बाहर से नेट एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। दिस इज द सिंपल वे टू फॉर्म द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बनता है, लिखो थोड़ा स्टेटमेंट ऐसे लिखो, न्यूटन्स लॉ फर्स्ट। दैट्स इट। एनी बॉडी continues to be in a state of rest or motion, until and unless there is no net external force, act on body. जरा बात सुनो, इस लॉ को आप, दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इस लॉ को आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। ये सब आपके लोअर क्लास में पढ़ा हुआ चीज है, तो हम आपको थोड़ा सा इसके गो थ्रू लेंगे। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया, देखिए इनर्शिया किसी भी बॉडी का अगर वर्ड बोलोगे ना तो हिंदी में एक छोटा सा वर्ड है जिद। बस उस जिद को, जैसे आपका एक हट होता है कि नहीं हम है ना सो रहे हैं अभी तो सोएंगे, और हम अगर मान लो घूम रहे हैं मोबाइल देख रहे हैं तो मोबाइल देखेंगे, ये आपका एक तरह का इनर्शिया फैक्टर है, जिद है। उसी तरह ये नेचर, बाय नेचर हर ऑब्जेक्ट का, आप नेचर से बाहर नहीं है, तो जो बिहेवियर लगभग आपका है ना वो भी है ना नेचर में हर जगह है ना एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जिद एक तरह का टर्म है जिसको आप फिजिक्स के लैंग्वेज में इनर्शिया वर्ड से मिल सकते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट में है रेस्ट में रहेंगे, इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन में है मोशन में रहेंगे, ठीक है। तो इनर्शिया 2 तरह का, एक कहलाया इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, and second is inertia of motion।
हर बॉडी का इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन भी होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाहता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, रेस्ट में रहने का जो जिद है, इस वजह से वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। बात पूरा समझ में आ रहा है? ठीक है। और इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन में रहने का जो जिद है, इसलिए वो मोशन में ही रहना चाहता है, स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहता है। तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना, आपका मोबाइल आपके हाथ से नहीं छूटता है, जब तक कि आपके फादर आपके सामने खड़े हो जाए तो तुरंत हट जाता है। दैट इज बाय नेचर। ठीक है ना, वहां एक्सटर्नल एजेंट चाहिए, वो चाहिए। क्लियर है? तो आपका जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, इस वजह से स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट मेंटेन होता है। और इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से स्टेट ऑफ मोशन मेंटेन। चलिए बढ़िया। तो सर आखिर इस इनर्शिया का मेजरमेंट कैसे करते हैं? देखिए, इनर्शिया मेजर्ड बाय मास, मेजर्ड बाय मास। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो कितना प्रैक्टिकल एग्जांपल है, तुमको दिखाते हैं। मेरा बात सुनो। हाँ जी, कैच। वेरी गुड, मान लो कैच हो। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत है। अच्छा, उस चॉक पीस में इसको कोई दिक्कत नहीं रहा। हाँ सर, ठीक है, ठीक है। उसका मास कम, उसका इनर्शिया ऑफ मोशन कम होगा, तो उसको तोड़ने के लिए मेरे हाथ में ताकत है। आप देखिए ना, हम रोक देंगे, कैच आ जाएगा। कैच होने का मतलब क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन से, मतलब स्टेट ऑफ मोशन से स्टेट ऑफ रेस्ट में ले आना। मेरे हाथ में ताकत है, इतना फोर्स है, हम कर देंगे। अब इसको आप उठा के ले, इसका मास इतना ज्यादा है, मतलब इसका इनर्शिया ऑफ मोशन बहुत ज्यादा होगा। अगर आप उछाल दीजिएगा मेरी तरफ, तो उसको इनर्शिया ऑफ मोशन से इनर्शिया ऑफ रेस्ट में लाने के लिए बहुत ताकत चाहिए, बहुत फोर्स चाहिए। शायद मेरे को क्या बात सही है? हाँ, तो मास जितना ज्यादा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी ज्यादा, इनर्शिया ऑफ मोशन भी ज्यादा। इसलिए बोला गया इनर्शिया का मेजरमेंट आप किससे करते हैं? मास। आप ऐसे भी बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास बड़ा है तो इनर्शिया बड़ा है। कौन सा इनर्शिया बड़ा है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन? बोलो, दोनों। दोनों। अगर वो चौक रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाना आसान है, क्योंकि उसका मास कम। ये रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाना थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो मास ज्यादा, इनर्शिया ज्यादा, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी ज्यादा और इनर्शिया ऑफ मोशन भी। क्लियर है? तो इनर्शिया से हम लोग है ना सारा मेजरमेंट करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर न्यूटन्स फर्स्ट। व्हाट अबाउट योर न्यूटन सेकंड? कोई भी स्टेटमेंट बोल। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है? सिंपल, F equals to ma। और बट दैट इज नॉट सेकंड। बोलो बोलो, कुछ बोलो। कोई भी आप बोलने का आदत डालिए। देखिए आप लोग है ना, एक तो ऐसे ही आप लोग कम बोलते हैं, ऊपर से आप लोग को है ना मार्क्स लग गया और खत्म हो गया। जो ही बोलने का आदत है वो बंद हो गया। नहीं, बोलने का आदत नहीं बंद हुआ, घर में ठीक ठीक चलता होगा। ठीक है, बोलो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या दिया है? कुछ और बोलो। अच्छा, बोलने से क्या होगा? बोलने से ज्यादा गलत होगा और कुछ हो जाएगा? क्या लॉ बदल जाएगा? या न्यूटन आत्महत्या करने को कर चुके? ठीक है, मतलब जो मैं समझ F इक्वल्स टू, ये मोमेंटम का इक्वेशन है। मोमेंटम है उसमें जरूर, लेकिन आपको पूरा बोलना होगा। आप बहुत ज्यादा सीरियस ले लीजिए, इतना तो IAS IPS और प्रधानमंत्री भी नहीं सोचते हैं, कुछ सोचिए बोलने में। आप बहुत ज्यादा सीरियस नहीं बोलेंगे सर, कहीं मान लीजिए बुरा मानते तो न्यूटन। Actually, Newton's second law is net force acting on any body is directly proportional to rate of change of its linear momentum. कोई भी बॉडी पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो उसके लीनियर मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
मोमेंटम का चेंज होगा तो बॉडी पे फोर्स लगेगा। मोमेंटम इज अ फैक्टर। अगर मान लीजिए जैसे ये गिर रहा, देखिएगा ध्यान से, ये गिर रहा, मेरा हाथ उसको पकड़ा, आपको पता चला मेरा हाथ फोर्स लगाया, तभी तो रेस्ट में आया, ठीक है। अब आप सुनिए कि जब ये नीचे गिर रहा था तो इसका मोमेंटम नीचे की तरफ था, जब ये रेस्ट में आ गया तो मोमेंटम जीरो हो गया, ठीक है। तो अगर मोमेंटम जीरो हो गया तो मोमेंटम में चेंज हुआ, इसमें कुछ समय भी लगा होगा, 0.1 सेकेंड, ठीक है, 0.1 सेकेंड। तो जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है dp by dt, वो बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। आप समझिए इस चीज को, जैसे ही आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, जैसे ही आप प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं, यहाँ कांस्टेंट आता है k। न्यूटन बताए थे कि चाहे आप कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट ले लीजिए, इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट, इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट, याद रखना k का वैल्यू 1 होता है। चाहे आप कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट ले लीजिए, SI ले लीजिए, CGS ले लीजिए, MKS ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, FP ले लीजिए, कुछ भी, याद रखिए k 1 होता है। तो आप बोलते हैं कि Fnet is equals to dp by dt। नहीं सर, हम लोग तो ये नहीं पढ़े, हम लोग तो पढ़े हैं ma होता है, Fnet is equals to ma होता है। भाई आप एक स्पेशल केस पढ़े हैं, वो भी हम आगे आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ तक नोट करना है, आप नोट कीजिए, ठीक है। हम इस बोर्ड को स्लाइड करके इधर कर देंगे, हम उस पर लिखना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आपको सेकंड लॉ लिखाना, फिर आगे नोट करो फटाफट। आज लिखिए उसमें न्यूटन के सेकंड लॉ में लिखिए, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी is directly proportional to, net force acting on any body is directly proportional to rate of change of linear momentum, rate of change of linear momentum, rate of change of linear momentum, सही है। देखिए अब यहाँ ध्यान से आपको न्यूटन का सेकंड लॉ, तो आपके पास क्या आया अभी, आपके पास आया है Fnet is equals to dp by dt। अच्छा आप देखिएगा सिस्टम दो तरह का होता है, एक सिस्टम सर ऐसा ब्लॉक, ये ब्लॉक है, और एक है ना गुब्बारा वाला बैलून, एक बैलून। अच्छा गुब्बारे में और बैलून विद ओपन नोजल, नोजल इसका खुला हुआ है, दोनों अंतर क्या है? एक ब्लॉक में और एक गुब्बारे में जिसमें हवा भरा हुआ लेकिन बांधा हुआ नहीं, छोड़िएगा ना, नोजल छोड़ दीजिएगा तो गैस निकलने लगे, दोनों में अंतर। जो दिखता हो बोले वो गोल है कुछ अद्भुत ऐसा, थोड़ा ऑथेंटिक बोलो। एक का मास कांस्टेंट और एक का मास वेरिएबल। जब हम आपको बोलेंगे कि देखो किसी का मास वेरिएबल हो सकता है तो आप सोच में पड़ जाइएगा मास वेरिएबल नहीं, मास तो कांस्टेंट। इसलिए हम बैलून बना दें, बैलून को फुला लीजिए और उसके नोजल को बिना बांधे हुए छोड़ दीजिए। अच्छा वो मूव करता है कि नहीं, देखो सही। कोई रॉकेट को जला लो, क्रैकर, कोई रॉकेट वाले को जला लो, जब जल के ऊपर जाता है तो उसका मास कांस्टेंट रहता है कि वेरिएबल, वेरिएबल जल जल के निकलते जाता है। या जो रॉकेट लॉन्च भी हो रहा है, इतना भी रॉकेट लॉन्च हो रहा है, तो जब वो अपने लॉन्चिंग पैड से जल के मतलब गैसेस को जला के ऊपर उठता है तो जो गैस जल के बाहर निकल रहा है वो तो उसका मास कांस्टेंट ही ना रहने दे रहा, वो तो वेरिएबल होगा। तो सिस्टम दो, ठीक है। आपका लॉज ऑफ मोशन जो है, हम आपको बोल रहे हैं कि लगभग 90% का डिस्कशन, या यूं कहो स्कूल पकड़ लो तो 100% का डिस्कशन इसी का चलता है। इसलिए पता है आपके दिमाग में एक चीज डाल दिया गया कि क्वेश्चन हम आपको दिखाया जाएगा कैसे। देखिए इस केस में क्या होता है, F is equals to dp by dt आप पढ़े, क्या आप लिख देंगे d by dt of mv। तो आप जो ब्लॉक ले रहे हैं उसमें मास कांस्टेंट है, मास कैसा है
कांस्टेंट है, मास कैसा है, कांस्टेंट। ये 90 95 यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए बस कि ये ज्यादा न्यूमेरिकल इससे, ठीक है, कांस्टेंट। तो मास अगर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन तो आप सब कर रखते हैं, m को बाहर निकालिएगा, कांस्टेंट को बाहर, और v का डिफरेंशिएशन कीजिएगा। अब बताइए v का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन होता है, तो आप लिखते हैं f ma। क्या समझ में आया? f ma वही काम करेगा जहां मास कांस्टेंट, ये गुब्बारा के काम नहीं करेगा, ठीक है। गुब्बारा छोड़ दो, मान लो जैसे तुम्हारे घर के सामने में एक टैंकर जा रहा है और टैंकर में पानी भरा हुआ है, लेकिन पीछे वाला लोग है ना नल को बंद करना भूल, पानी गिरे जा रहा रोड पे, देखोगे आप, ठीक है। तो दैट इज नॉट द केस वेयर f equals to ma is applicable, दैट इज द केस जहां मास इज वेरिएबल, एंड वंस मास इज वेरिएबल, एक बार मास वेरिएबल हुआ तो देखो क्या होगा, एक बार मास वेरिएबल हुआ तो जो आप f is equals to d/dt of p बोलते हैं, वैल्यू लिखिएगा। अब देखिए ये दोनों वेरिएबल है, तो u into v का वेरिएबल का डिफरेंशिएशन सीखे थे, u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन। तो अब आपको लिखना पड़ेगा f is equals to m dv/dt और प्लस v dm/dt, बोलो समझा? यहाँ f equals to ma नहीं लगेगा, ठीक है। सर हम लोग को नहीं बताया गया, इसलिए आपको नहीं बताया गया क्योंकि जो टीचर आपको अभी तक पढ़ाए हैं उनको पता है कि आपका कभी भी इससे पाला इस लेवल तक नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप सोचते हैं कंपटीशन के बारे में, कंपटीशन वैसे वैसे टॉपिक को पकड़ के रखता है जो कम टच में रहे स्टूडेंट्स के, ठीक है। अभी हम आपको छोटा सा है ना प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। अरे ये पता नहीं रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा, उस पर मत कीजिएगा, दिमाग में रिकॉर्ड, ठीक है। इसको धीरे धीरे पकड़ के उठाओ, तो वहाँ से नहीं, यहाँ से यहाँ तक स्लो मोशन, ठीक है। छोड़ के भाई यहाँ उठा धीरे, हाँ देखो देखो देखो, उठा उठाओ, बस बस यही था। तुमको पता चला कि ये जो मोशन किया उसमें मास वेरिएबल था, नहीं पता चला। स्लो मोशन में जा भाई, नीचे चलो स्लोली और नीचे, हाँ अब धीरे धीरे उठा, धीरे धीरे उठा। देख अभी इसका मास ये केवल उठाया, ये पड़ा हुआ है, ठीक है, और उठा, अब इतना उठा और उठा, अब ये पूरा मास उठाया, तो बोलेगा इस केस में f equals to ma लगा दे, फंस जाओ। समझ में आया? अच्छा मान लीजिए एक चेन है, मान लीजिए कोई एक चेन है, चेन पड़ा हुआ है, सेकंड्स आप लोग घर में देखे ना, सेकंड्स, चेन 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 ऐसे। अब आप इस चेन को पकड़ के एक मिनट से आज घर में उठाइए, आपको पता चलेगा वेरिएबल मास किसको, इतना उठा लिए आप ऊपर, और उठाइएगा तो मास बढ़ जाएगा ना, और उठाइएगा तो और मास बढ़ जाएगा ना, और उठाइएगा और मास बढ़ जाएगा ना। आप कैसे बोल सकते हैं कि इस मोशन में m इक्वल्स टू कांस्टेंट नहीं, तो वहां पे आपको इस तरीके से बनाना। तो सर कब सीखेंगे? बिल्कुल सीखेंगे, समय आने पे सीखेंगे, ठीक है। इसका अलग से डिस्कशन ही हो, इसका अलग से डिस्कशन हम आपको स्टार्टिंग में बताएं। तो चलिए ये था न्यूटन का सेकंड। अच्छा एक चीज और, जब आप बोलते हैं F net ऑन एनी सिस्टम और बॉडी, आपको पता है कि हर सिस्टम में दो तरह का फोर्स, हर सिस्टम में दो तरह का फोर्स होता है, ठीक है। एक होता है इंटरनल फोर्स और एक होता है एक्सटर्नल फोर्स। बोले इंटरनल और एक्सटर्नल पता नहीं, ठीक है। अच्छा मैं आपका इसकी मुट्ठी बांध दूं, बोलो चलने लगेंगे, बोलो हाँ यार फोर्स तो है ना, ठीक है। अब बताओ और कैसे मुट्ठी बांधे, बोलो चलने लगेंगे। अच्छा ठीक, दोनों हाथ दबा देते हैं ऐसे, चलने लगेंगे, क्या दिक्कत है इसमें? इस सब सिस्टम का इंटरनल फोर्स है यार, इस सब सिस्टम का इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स का रिजल्टेंट हमेशा जीरो होता है। हम कस की मुट्ठी बांध दी तो क्या हुआ, आप मुट्ठी पे फोर्स लगाइएगा, एक हाथ एक हिस्सा, अगर मुट्ठी आप पर नीचे की तरफ फोर्स लगाया तो ये भी ऊपर लगाया, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को एक दूसरे के अगेंस्ट में पुश किए तो इसका फोर्स इससे बैलेंस। इंटरनल फोर्सेस का रिजल्टेंट हमेशा जीरो होता है।
तो फिर चलेंगे कैसे? चलेंगे तब जब आप पे एक्सटर्नल फोर्स लगे, क्योंकि रिजल्टेंट हमेशा एक्सटर्नल फोर्स का ही बचता है। इसलिए बहुत बार आप जो बुक्स पढ़िएगा ना, तो जैसे हम आपको क्या लिखा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आपको लिखा है। कभी कभी क्या होता है, कोई बुक पढ़िएगा तो उसमें लिखा रहेगा नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो वहां एक्सटर्नल लग गया, हम एक्सटर्नल नहीं लगाए, क्योंकि हमको पता है कि इंटरनल का रिजल्टेंट हमेशा जीरो होता है, जो बचेगा वो केवल एक्सटर्नल का होगा। समझ गए? तो आप जब किसी सिस्टम के फोर्स के बारे में बात करेंगे, एफ ऑन एनी सिस्टम और बॉडी इज ओनली ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस, जो एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस। अब देखो, जब हम लोग एफ बोलेंगे, देखना बहुत ध्यान से, एफ ऑफ इंटरनल, अगर कोई तुमसे कभी पूछ दे कि इंटरनल फोर्सेस का रिजल्ट करो, कुछ मत सोचना, बोलो जीरो। समझा? आप प्रैक्टिकली सोचिए, कोई भी अपने बॉडी पे, मान लो जैसे हम ये क्लॉथ ही पहने हैं, ये घड़ी है, रिस्ट वॉच, तो बताओ ये रिस्ट वॉच मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है कि नहीं? तो रिस्ट वॉच की वजह से थोड़ी ना हम चलने लगेंगे, क्योंकि ये जितना मेरे ऊपर फोर्स लगा रहा है, हमें लगा। ठीक है, तो ये मेरे सिस्टम का हिस्सा है। देखो जी, हमेशा ध्यान रखना कि एफ नेट इज ओनली ड्यू टू एक्सटर्नल, हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नेट फोर्स। ये ऊपर भी लिख चुके, दोबारा भी आपके सामने रख। चलिए बढ़िया, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, एक से डिस्कशन होगा, इस पे एक से डिस्कशन। अब आया आपके पास आपका क्लियर न्यूटन का थर्ड लॉ। बताइए, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसको छोड़ के कुछ और बताओ। अब एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसको छोड़ के अब अच्छा चलो यही बोल दो एक बार, फिर हम जो पूछेंगे वो बता। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज न्यूटन। चलिए मान लो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा एक्शन और रिएक्शन का फोर्स कहते किसको? देखो जैसा एग्जांपल, हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, तो मेरा वेट नीचे लग रहा है, सही, और मेरे शरीर के ऊपर जो नीचे वाला फ्लोर है उसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है। तो वेट नीचे है, नॉर्मल ऊपर है, सोच के बताओ क्या ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है? यस, और कोई नो भी है? यस, कोई नो भी है? नहीं, तो मेरा आंसर है नो, नहीं है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। ठीक है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं, तो फिर एक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, हम इसके लिए पूरा बोर्ड यूज कर लेंगे। हाँ यार, थर्ड लॉ में लिखो, थर्ड लॉ में यार for every action there is equal and opposite reaction. न्यूटन का थर्ड लॉ में लिखिए, for every action there is equal and opposite reaction। लेकिन इसमें हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। आपको ये क्लियर कॉन्सेप्ट रखने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। जो आपके पास थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ का कहना है, मान लो जैसे ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q1 और ये दूसरा चार्ज पार्टिकल है Q2। अच्छा, अगर दोनों ही सेम साइन का चार्ज है तो आपको लगता है कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, प्लस प्लस रिपेल माइनस माइनस। तो ये लगा मेरे फोर्स, किसपे लगा? 1 पे, इसके कारण 2 के कारण। लिखने का तरीका, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, और वो है फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से ये जो दोनों फोर्स आप देख रहे हैं ना, उसका मैग्नीट्यूड सेम होता है,
और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। इसलिए न्यूटन के थर्ड लॉ में जब आप गहराई से पढ़ाई करते हैं तो केवल ये कह देना कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये इनकम्प्लीट है। आपको उसके साथ कम से कम 3-4 और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी दिमाग में रखना होगा। सबसे पहले चीज, फोर्सेस हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। कोई भी नेचर में फोर्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, सारा फोर्सेस नेचर में पेयर में एग्जिस्ट करता है। पेयर कहने का मतलब आप बोलिएगा कि सर खाली आपका एक फोर्स नीचे लग रहा है, ये अधूरा है। पूरा ये है कि मेरे बॉडी का फोर्स अगर नीचे लग रहा है तो कोई नीचे से भी फोर्स लगा, ठीक है। फोर्सेस हमेशा पेयर में होता है, इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। अपोजिट के लिए यहां देख लो माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे दिमाग रखना। देखिए हम लोग क्या, फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, equal magnitude and opposite direction, equal magnitude होगा और opposite direction। अब इतना लिखने से तो हम और भी कंफ्यूज हो गए। equal magnitude and opposite direction तो उसका रिजल्टेंट कितना, अरे इधर से 10 न्यूटन इधर से 10 न्यूटन, रिजल्टेंट कितना, 0। तब तो नेट फोर्स 0, और नेट फोर्स अगर 0 होगा तो बॉडी को एक्सीलरेट करना ही नहीं चाहिए। और कंफ्यूज, क्या बात सही है? अब आप तो कंफ्यूजन दूर करें जरा प्लीज। पता है क्या हुआ आपके साथ, क्या घटना हुई आपको पता चला? आपके साथ घटना ये हो गई कि आप लोग बिना ज्यादा दिमाग लगाए ना यहाँ तक, आप लोग इस बात का ज्ञान है। मेरी बात को समझना, सिंसियर समझना। जिंदगी है ना, ये 2 साल की बदौलत तो नहीं मिलेगी। जिंदगी में आगे है ना इतना ज्यादा चीज है जहां आपको इसको यूज करना है। अगर आपका एग्जाम होता और एग्जाम नहीं हुआ, इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस इस चीज का है कि एग्जामिनेशन के लिए आप जितना 110% एफर्ट लगा के अपने दिमाग को एक्सरसाइज कराते हैं ना, वो आपसे हुआ नहीं। इस वजह से हम आपको बार बार बोल रहे हैं, बात करो हमसे। मुंह खोलोगे तो वो मिसकॉन्सेप्ट सामने आएगा। पूरा 1 साल आप ऑनलाइन पे बिता चुके हैं और आप सबसे महत्वपूर्ण क्लास 10 आप ऑनलाइन पे बिता चुके। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या बना होगा क्या नहीं बना होगा, इसका अंदाजा इसी से आएगा जब आप बात कीजिए। जैसे अभी हम देखिए, अभी हम 12 का बैच लिए, उसमें एक स्टूडेंट का कहना है सर अभी जाके हमको ये समझ में आया, ठीक है। उन लोगों को डायरेक्शन बता रहे थे, मैग्नेटिक फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट पे डायरेक्शन था, क्रॉस प्रोडक्ट पे डायरेक्शन, उसको अभी समझ में आया, ठीक है। उनको बोला सर ये वाला एक बार रिपीट। हम यही चाहते हैं, थोड़ा सा आप बात करो, ठीक है। आप बात करो। अभी देखो जैसे हम ये बोल रहे हैं, हम आपको क्यों इस तरह से बात कर रहे हैं कि देखो भाई फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करता है, अपोजिट मैग्नीट्यूड मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स 0। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 है तब तो हम यहाँ 0 है, तो हम चलेंगे कैसे? अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फिर हम एक्सेलरेट कैसे? क्या दिक्कत है? कहीं ना कहीं बीच में कहीं गड़बड़ है जो आपको सिखाएंगे, वो क्या है? आप बताइए इसमें क्या दिक्कत है, या हम कहाँ गलत हैं, या आप क्या नहीं सोच रहे? एक्चुअली एक और वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको लोअर क्लास में पढ़ाया गया होगा, शायद आपका ध्यान नहीं है। फोर्सेस ऑलवेज acts on different bodies, ये डिफरेंट बॉडीज पे काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये 3 सर्कल पे ध्यान देना, 3 एक्चुअली लूप पे ध्यान। देखो ये एक लूप है, ये दूसरा लूप है, और ये तीसरा लूप। इन तीनों लूप में अंतर है। अगर हम इसका बात करें तो याद रखना कि Fnet अगर हम Q1 पे बात करेंगे तो वो 0 नहीं। देखो लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रहा है, अगर तुम चार्ज को छोड़ दोगे, दोनों रिपेल कर रहा तो ये जैसा जाएगा ना। तो जब आप इसका पढ़ाई करेंगे तो आप केवल इस पे लगने वाले फोर्स को देखिए, इस पे लगने वाला फोर्स। उसी तरह से जब
जब आप इसका पढ़ाई करेंगे ना, F net on Q2, ये भी नहीं होगा, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा तो इस फोर्स की वजह से वो दूर जाएगा, करेक्ट है। लेकिन जब आप पूरे सिस्टम का बात करें, मतलब ये पूरा सिस्टम, मतलब ये वाला लूप, समझ गए, जिसमें दोनों है, अब बात आइएगा तो अब आप बोलिएगा F net is equals to 0, ठीक है। आप जब Q1 का बात कीजिएगा तो Q1 पे लगने वाले फोर्स को देखिए, Q2 से कोई मतलब नहीं। जब आप Q2 पे फोर्स देखिएगा, जब आप Q2 को देखिएगा, Q2 के मोशन का बात कीजिएगा तो Q2 पे फोर्स देखिए, उस समय Q1 से कोई मतलब नहीं। अगर हम बोलते पूरे सिस्टम के बारे में बात करो तो हाँ भाई ठीक है, सब दोनों देखो, मेरी बात समझ में आ रही है। आपको आज फोर्स के हर नेचर के बारे में गहराई से जान लेना होगा, क्योंकि अगले दिन से जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लिखेंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि ये कैसे लिख रहे हैं, ये कैसे लिख रहे हैं। अगर हम आपको बोल दिए कि देखिए जी फोर्सेस अलग अलग बॉडी पे काम करता है, तो इसका भी एक एग्जांपल हम आपको यहाँ पे रखते हैं, देखिए ध्यान से। मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे खड़े, देखिएगा ध्यान, नीचे की तरफ mg लग रहा है, ठीक है, और मेरे पैर से नीचे की तरफ एक नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल n1, और जो नीचे वाला फ्लोर है वो मेरे ऊपर एक नॉर्मल लगा रहा है n2। अब आप बताओ इसमें से कौन है एक्शन रिएक्शन पेयर? इसमें से एक्शन रिएक्शन पेयर कौन है? या कि n1 n2 पेयर है, n2 mg पेयर है, या n1 mg पेयर? कौन है एक्शन रिएक्शन? n2 mg। और किसी का कुछ? n1, वेरी गुड। और कुछ किसी का? n1 mg नहीं होगा, दोनों डायरेक्शन ही सेम होगा, तो ऐसे ही बात। n1 mg एक ही डायरेक्शन कैसे हो? अपोजिट होना चाहिए। मतलब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनता है, कौन? n1 n2 और n2 mg, यही तो अपोजिट डायरेक्शन तो होना चाहिए ना एक्शन रिएक्शन, ठीक है। पता आपका आंसर सही कौन है? n1 n2। सर n2 mg में क्या अंतर? वो एक्चुअली अंतर है इसका अगला कैरेक्टर, एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन का जो पेयर होगा must be of same nature। अब ये सेम नेचर का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ये भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। अब आप बोलिएगा mg और n2, तो एक ग्रेविटेशन है और एक है कांटेक्ट फोर्स, तो बाय नेचर दे आर डिफरेंट। बाय नेचर कौन से है? n1 और n2 दोनों कांटेक्ट फोर्स, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का, ठीक है, दोनों कांटेक्ट फोर्स है और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है। तो एक्शन रिएक्शन का जो पेयर होगा, हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखते हैं n1 n2, और अगर कोई बोले n2 mg तो ध्यान रखना n2 mg नहीं होगा, n1 n2, कारण दे हैव सेम नेचर। अगर एक्शन कोई इलेक्ट्रिकल फोर्स है तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रिकल होगा। अगर एक्शन कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशन। बात समझ में आया? अगर एक्शन कोई एक रेजिस्टेंस का फोर्स है तो उसका रिएक्शन भी रेजिस्टेंस होगा। इट इज क्लियर? मैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक, जो एक्शन का नेचर होगा रिएक्शन भी उसी नेचर। क्लियर? समझ में आया? तो एक्शन रिएक्शन पेयर कुछ इस तरीके से चलता है। एक्शन रिएक्शन पेयर आपको ये बताता है फोर्सेस पेयर में होना चाहिए, हमेशा इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना अलग अलग बॉडी पे काम करता है, एक बॉडी पे काम नहीं करता। हम इसको भी चेक करो, इसको भी चेक करो। n1 काम कर रहा है फ्लोर पे और n2 काम कर रहा है आदमी पे, बोलो सही है? सही है, ठीक है। तो अलग अलग बॉडी पे काम करना चाहिए। n1 काम कर रहा है ऑन फ्लोर, n1 काम कर रहा है ऑन फ्लोर, और n2 काम कर रहा है ऑन मैन, ये मैन है, अलग अलग बॉडी। क्लियर? तो आपसे आज के बाद अगर कोई न्यूटन का थर्ड लॉ बोले तो एक्शन रिएक्शन वाला बात ही स्टार्ट करना है, लेकिन उसके अंदर का गहराई ऐसे दिमाग में रखना है।
ठीक है, तब आप समझ पाएंगे कि मोशन कैसे होता है, क्यों होता है। इवन जब फोर्सेस पेयर में एग्जिस्ट करता है और इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, पेयर में इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, फिर भी मोशन कैसे हो रहा है। अच्छा देखो, हम यहाँ चलना स्टार्ट करें, हम यहाँ कैसे चलना स्टार्ट, आप बोले मैं शुरुआत बोले फ्रिक्शन, ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। मेरे ऊपर अगर फ्रिक्शन इधर काम कर रहा है तो याद रखना नीचे वाले स्टेज पर फ्रिक्शन पीछे काम कर रहा है। अगर आप मेरे बॉडी के मोशन के बारे में पढ़िएगा तो मेरा फ्रिक्शन पकड़िए और मेरे मोशन को डिस्क्राइब करिए। अगर आप एक ही समय में मेरा भी फ्रिक्शन पकड़िएगा, नीचे वाले फ्लोर का भी पकड़िएगा तो आंसर तो जीरो। आपको मेरा मोशन बताना है तो मेरे बॉडी पे फ्रिक्शन सोचो, नीचे वाले को मत देखो, नीचे वाला हो गया, नीचे वाले का पढ़ाई करना, नीचे वाले को पकड़ो, जिसको पढ़ना है उसको पकड़ो, ठीक है, बाकी सबको छूछा कर कोई फायदा नहीं। क्लियर है, नोट करें। दिमाग बनाइए, जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्रॉस क्वेश्चन होने का संभावना क्या क्या है देखिए। अच्छा चलिए, दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन सन ड्यू टू मी एंड दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन मी ड्यू टू सन। ओके, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ बोथ हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, छोड़ दो कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, करेक्ट है। लेकिन जरा गौर करना, क्या ये दोनों, क्या ये वाला जब हम लोग फोर्स ऑफ सन ऑन मैन लेंगे तो आप मास लेंगे मैन का, एक्सेलरेशन लेंगे मैन का, ये फोर्स ऑन सन है, सॉरी सन सन, तो मास आप सन का लेंगे, एक्सेलरेशन सन का लेंगे, सही। देखो एक्सेलरेशन जब आप सन का लेंगे तो फोर्स ऑन सन ड्यू टू मैन डिवाइडेड बाय मास ऑफ सन आएगा। अब मास ऑफ सन इतना बड़ा है, मास ऑफ सन इतना बड़ा है कि हमको एक्सेलरेशन पता ही नहीं चलता, समझ गए। रिवर्स कर लो, हम लोग को पता चलता है जब आप एक्सेलरेशन मैन का लेंगे तो फोर्स का तो वही मैग्नीट्यूड रहेगा लेकिन मास ऑफ मैन काफी कम है यार, 60 केजी, और यहाँ कितना केजी पता नहीं, बराबर, ठीक है। तो ये 60 केजी वाला इतना, ऊपर वाला दोनों टर्म सेम है लेकिन इसका मास कम है तो एक्सेलरेशन पता चलता है, इसका मास इतना ज्यादा इतना ज्यादा इतना ज्यादा है कि एक्सेलरेशन पता ही नहीं चलता। अब आप देखिए, हम आपको और प्रैक्टिकली आपको उस लेवल पे ले आते हैं, दिमाग यहाँ चाहिए। देखिए ये छोटा वाला चौक पे थे, सबको देखो ध्यान से, ठीक है, ये छोटा वाला चौक पे इसको छोड़ेंगे, ये नीचे गिरा, करेक्ट, पता चला कि इसी समय अर्थ भी ऊपर आया, क्योंकि जिस फोर्स से ये इसको अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है ना, उतना ही फोर्स से ये भी अर्थ को खींच रहा है। मतलब फोर्स on particle due to earth and force on earth due to particle both are same। तो सर इसका तो मोशन हमको सीधा दिखाई दे रहा है, अर्थ का तो नहीं दिखाई दे रहा, काम यही है, अर्थ का मास 5.94 into 10 to the power 24 kg, आप रैडल नंबर सुने ना, 10 power 23, ये 10 power 24 kg, और अर्थ का मास, ठीक है। तो मास ऑफ अर्थ इतना ज्यादा हो जाता है कि उसका एक्सेलरेशन हमको पता ही नहीं चलता, और इसका मास 5 ग्राम 10 ग्राम, ठीक है, तो आपको दिख जाता है, क्लियर है। तो चीजें ऐसे हैं, फोर्सेस बराबर है, मास का है, जिसका मास ज्यादा एक्सेलरेशन कम है, जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन है। तो हम बोलेंगे कि देखिए जी उसका वजन है मान लो 40 केजी, मेरा वजन है 60 केजी, बताओ वो हम पर ज्यादा फोर्स लगा रहा है कि हम उस पर ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, दोनों बराबर लगा, दोनों बराबर लगा रहे हैं। और ये तभी आप आंसर दे पाइएगा जब आपका दिमाग साइंटिफिक सोचे, नहीं तो आप भारी हैं तो आप ज्यादा सोचें, बराबर, ठीक है। एक जनरल पब्लिक वाला आंसर, करेक्ट, आप पढ़ रहे हैं तो आपको फायदा क्या, आपको दिमाग साइंटिफिक बना, करेक्ट है। तो चीजें ऐसी सोचनी, हाँ सर लेकिन एक्सेलरेशन से किसका ज्यादा होगा, देख उसका मास कम है ना तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, और मेरा मास ज्यादा है तो मेरा एक्सेलरेशन कम, लेकिन फोर्स दोनों का बराबर, दोनों का फोर्स बराबर, करेक्ट। चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री बॉडी, इसको आप कहते हैं FBD,
बॉडी डायग्राम FBD। अच्छा, आपके सामने हम एक फिगर बना देंगे, आपको खुद से डिसीजन लेना है कि उस पर कौन कौन सा फोर्स काम है, ठीक है। आप पहले ये पता कीजिए, देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन किसको कहते हैं, तो इंक्लाइन हम दिखा देते हैं आपको। जब भी हम इंक्लाइन प्लेन का बात करेंगे आप ऐसे, ठीक है, ये ऐसा इस तरह का, देखो ये एंगल दिख रहा है, ठीक है। आप इस पे छोड़िएगा तो इस पे बॉडी है ना मोशन करेगा, ठीक है, इस पे छोड़िएगा तो बॉडी मोशन करेगा, करेक्ट है। तो हम हमेशा जब इंक्लाइन बनाएंगे तो आपको समझना कुछ इस तरीके का बात होगा, इंक्लाइन को लेके चलना। तो देखिए इस इंक्लाइन पे आप किसी ब्लॉक को छोड़, अभी आप देख के बताइए तो इस ब्लॉक पे, केवल ब्लॉक पे, हम इंक्लाइन पे बात नहीं कर रहे, ब्लॉक पे बात, ब्लॉक पे बताओ तो कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शन, हाँ बिल्कुल, ठीक है, और ग्रेविटेशन मतलब mg, बॉडी का वेट ना, हाँ ठीक है, वेरी गुड, और नॉर्मल, नॉर्मल दिखा। फ्रिक्शन को हम लोग अगले चैप्टर तक ऑफ करके रखें, क्योंकि फ्रिक्शन एक अलग चैप्टर में ही पढ़ना है, क्योंकि वो बेहतरीन कोर्स है, नेचर में उससे अच्छा कोर्स है, ठीक है, तो उसको एक अलग दर्जा दे के रखा गया, उसको अलग चैप्टर में रखा, ठीक है। तो फ्रिक्शन हम लोग वहां देखें। वैसे आपका प्रेडिक्शन क्या बोल सकते हैं, नीचे mg लगा, इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगा, करेक्ट है, समझे। इस तरह से फोर्सेस को किसी बॉडी पे दिखाना और उन फोर्सेस को जरूरत के हिसाब से कंपोनेंट्स में तोड़ना, जरूरत के हिसाब से कंपोनेंट्स में तोड़ना, ये वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, जरूरत के हिसाब से कंपोनेंट्स में तोड़ना। बेसिकली हॉरिजॉन्टल आप इसको कहते हैं और वर्टिकल आप इसको कहते हैं, करेक्ट है। और आप इंक्लाइन के पैरेलल में और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर में अगर बात कीजिएगा तो इंक्लाइन के पैरेलल वाले को x और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर वाले को y कह लीजिए। आपको पता है आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं बदल सकते, लेकिन आप x एक्सिस और y एक्सिस कहीं भी रख सकते हैं, आप x एक्सिस और y एक्सिस कहीं भी रख सकते हैं, बस दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल यही होगा, वर्टिकल इसमें आप बदलाव ही नहीं कर सकते यार, आप नियम थोड़ी ना बदल दीजिएगा नेचर का, करेक्ट। लेकिन x और y कहीं भी रख सकते हैं, जैसे x इसको रख दिए तो इसके 90 में y कर दो, समझ गया। तुम x इसको कर दिया तो इसके परपेंडिकुलर में y कर दो, x y अपने मन से रखो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अपने मन से नहीं कर सकते। तो ये हॉरिजॉन्टल रहेगा और रहेगा और रहेगा, और ये वर्टिकल रहेगा और रहेगा रहेगा। लेकिन हमको मन है सर कि इंक्लाइन के पैरेलल वाले को x दे दे, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर वाले को y दे दे, बिल्कुल कर दो। अब सुनो, तुम जब इसको छोड़ोगे तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूव करेगा कि x और y के अलावा में कहीं मूव करेगा, किधर मूव करेगा, इसको छोड़ोगे तो x में, आपको पता चलता है। जब आप इसको छोड़िए, देखिए स्तुति सागर समझ, जब हम इसको छोड़ेंगे तो किधर जाए, नीचे, नीचे जाने का मतलब x एक्सिस, x लीजिएगा तो दूसरा y लेना होगा, हॉरिजॉन्टल लीजिएगा तो अगला वर्टिकल लेना। फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, जो टॉपिक आपको हम इंट्रोड्यूस किए, फ्री बॉडी डायग्राम होता है किसी भी बॉडी पे जितना भी एक्चुअल फोर्सेस लग रहा है उसको ड्रॉ करना और उनको उन प्रॉपर कंपोनेंट्स में तोड़ना जो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने में मदद करे, उसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। प्रॉपर कंपोनेंट्स में तोड़ना, प्रॉपर कंपोनेंट मतलब यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तोड़ के फायदा नहीं, यहाँ x में तोड़ो और y में तोड़ो, कंपोनेंट्स में तोड़ना, ब्रेक करना, उसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में होगा क्या, ड्रॉ ऑल फोर्सेस and find their components which describe its motion,
जो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने में आपकी मदद करें उन कंपोनेंट्स में तोड़। ठीक है, तो बेसिकली इस टॉपिक पे हम लोग अगले दिन से काम करेंगे। आपको इस फ्री बॉडी डायग्राम में किन किन फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। आपको पढ़ना है बॉडी का वेट, आपको पढ़ना है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ये पहला स्लॉट होगा जो पढ़ाई का होगा। फिर आपको पढ़ना है टेंशन, टेंशन मतलब थ्रेड का टेंशन, टेंशन इन थ्रेड। फिर आपको पढ़ना है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, इसके बाद जब इतना हो जाएगा तो फिर हम लोग लॉस ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल्स करेंगे। और फिर जब ये लॉस ऑफ मोशन वाला शुरुआती सेक्शन खत्म होगा तो फिर हम लोग फ्रिक्शन करेंगे। ठीक है, फ्रिक्शन अलग से। ठीक है, तो इतना नोट कर लिया जाए। आज का स्टार्टिंग क्लास आपका यही तक रहेगा लॉस ऑफ मोशन पे। आज इंट्रोडक्शन हुआ, नेक्स्ट डे से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इतना। और आपका इवनिंग में कितने बजे से क्लास है बोलो।